उनके मूवमेंट से डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आता है, जैसे कि वोल्केनिज्म होती है। ये हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। तो आज हम लोग का वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये थर्ड लेक्चर रहने वाला है, जिसमें कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अर्थ का इंटीरियर देखने वाले हैं, अर्थक्वेक कैसे आते हैं वो देखने वाले हैं, सुनामी कैसे आती है वो देखने वाले हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं और किस तरह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके मूवमेंट से डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आता है, जैसे कि वोल्केनिज्म होती है। ये सारी चीज़ें जो है प्लेट के मूवमेंट से होती हैं। अब ये प्लेट आपकी किचन वाली प्लेट्स नहीं है जिसमें कि आप खाना खाते हैं, ये प्लेट्स हैं जिसमें कि हमारी अर्थ की जो डिफरेंट प्लेट्स हैं वो डांस क्यों करती हैं, अभी आज देखेंगे, ठीक है। और आज तुमको जो है खैर रोज़ डे तो कल था, लेकिन आज रोज़ दिलवाएंगे, ठीक है। चलो, और आज कौन सा डे चल रहा है भाई? अपडेट करते रहा करो। ऐसे तो कर दिया होगा तुम लोगों ने, इतने बोले तो नहीं हो। गुड मॉर्निंग। अच्छा, सचिन, अंजलि, सोनू, सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। विद्या उस शेरनी, अरे भाई पुराना हो गया श्रेय, थोड़ा नया यूज़ करो भैया ना। तो स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। अर्थ का इंटीरियर स्टार्ट किया जाए। ठीक। तो अर्थ के इंटीरियर की अगर हम बात करें तो अर्थ का इंटीरियर जो है ना, इसको ज्योग्राफी नहीं बोलते हैं, इसको जियोलॉजी बोलते हैं। ज्योग्राफी और जियोलॉजी में अंतर क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं भूविज्ञान, ठीक है, और उसको बोलते हैं भूगोल। अब भूविज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? विद्वान विद्वान लिख दिया मैंने गलती से, तभी हिंदी वाली मैम मारती थी काफ़ी। भूविज्ञान, ठीक है, भूविज्ञान। वैसे मारती नहीं थी, काफ़ी अच्छी थी हिंदी वाली मैम, नहीं मारती थी बिल्कुल भी। तो भूविज्ञान की अगर बात करें है क्या, जियोलॉजी और ज्योग्राफी में ये डिफरेंस है। जियोलॉजी अर्थ के इंटीरियर के बारे में बात करता है, अर्थ के इंटीरियर के बारे में बात करता है। वहीं ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ये अर्थ के मेनली एक्सटीरियर या फिर ह्यूमंस किस तरह से अर्थ के डिफरेंट रिलीफ फीचर्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है। तो यानी अभी हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट बिल्कुल है, ठीक है। तो अर्थ के इंटीरियर की अगर हम बात करें, उससे पहले ये जान लेते हैं कि अर्थ की एज कितनी है। अच्छा, आप लोग की एज कितनी है जरा बताइए कमेंट में कि आप लोग की एज कितनी है। देखें एवरेज एज यहाँ पे जितने लोग पढ़ रहे हैं कितनी है, किसकी एज, सही सही बताना, झूठ बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो एज ऑफ अर्थ कैसे निकालते हैं? जैसे कि अगर मान लें कि आपकी एज, ठीक है, जब आप पैदा हुए उससे बस हम निकाल लेते हैं। जैसे एक ट्री की एज कैसे निकाली जाती है, ट्री का जो ट्रंक होता है इसमें कितने नंबर ऑफ रिंग्स हैं उससे इसकी एज निकाल लेते हैं, ठीक। 18, 25, 20, 25, 21, 10 साल। अच्छा, 4.5 साल। हाँ, पुसिंग वाले लगते भी, तुम्हारी हरकतें भी 4.5 साल वाली है। 29, 27, 21, 23, 55, 26। ओके, तो यानी एवरेज एज मान सकते हो 23 ईयर्स एवरेज एज है। खैर, उससे कोई लेना देना नहीं है। अर्थ की एज कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए हम रेडियो एक्टिव डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो एक्टिव डेटिंग, है ना, माहौल भी डेटिंग वाला ही चल रहा है आजकल। तो रेडियो एक्टिव डेटिंग में, इसको हिंदी में रेडियोधर्मी डेटिंग बोलते हैं। अब इसमें कई तरह की टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि कार्बन 14 डेटिंग होती है, एक यूरेनियम लेड डेटिंग होती है, एक रूबीडियम स्ट्रॉन्शियम डेटिंग होती है। अब इस डेटिंग से कैसे पता चल जाता है कि किसकी कितनी एज है? डेटिंग में ऐसा किया जाता है कि भाई जो दूसरा वाला होता है वो पूछ लेता है। देखो, कार्बन 14 में ऐसा होता है कि जो हमें अबंडेंट फॉर्म में जो कार्बन, देखिए हर चीज़ कार्बन की बनी हुई है, जैसे कि प्लांट्स हैं, कार्बन के बने हुए हैं। कार्बन इनको कहाँ से मिला? जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उससे इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव कर लिया। पूरी कार्बन साइकिल इसको हम बोलते हैं। कार्बन साइकिल हम लोगों ने जो एनवायरमेंट का लेक्चर किया तो उसमें पढ़ा भी था कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, देन इन पे हम फीड करते हैं, हम ह्यूमंस हो गए, फिर एनिमल्स हो गए, तो इन पे हम क्या करते हैं? फीड करते हैं। तो वो कार्बन एक तरह से हमारी बॉडी में चला गया। जितना भी सब कार्बन होता है ये कार्बन यूजुअली 12 C12 के रूप में पाया जाता है। अब C14 एक कार्बन का एक आइसोटोप होता है। आइसोटोप क्या होते हैं? जिनका सेम एटॉमिक, वैसे तो केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है तो ठीक है, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 ही होता है, बट जिसका मास नंबर 12 है तो वो 6C12, और जिसका मास नंबर 14 है तो अलग तरह का कार्बन हो जाएगा। ये वाला जो कार्बन है नेचुरली नहीं बनता है। नेचुरली ये मतलब बनता तो नेचुरली है, लेकिन प्लांट्स में नेचुरली नहीं बनता है। ऐसा होता है कि जो नाइट्रोजन होता है उसमें एक तरह से जो हमारी सन रेज हैं उसको ब्रेक करती हैं और C15 में इसको तोड़ देती हैं, कार्बन 14। अब ये जो C12 है, जब कोई मान लो कि प्लांट डिके हुआ या फिर एनिमल हो गया, आपको ये पता होना चाहिए फॉसिल क्या होता है। फॉसिल तो सभी लोग समझते हैं ना, जैसे प्लांट, एनिमल, हम लोग तो इनको जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है। जब हम लोग का डीके हो जाएगा, जब हम लोग मतलब एक तरह से हम लोग हैं तो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, तो उसको हम फॉसिल बोलते हैं। और इसके स्टडी को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? स्टडी ऑफ फॉसिल, यानी जीवाश्म कहते हैं, क्या बोलते हैं? तो इसमें होता क्या, जीवाश्म में ये तो कांस्टेंट रहता है, ये डीके नहीं करता 6C12। ये जो कार्बन का है, ये वाला जो C14 है, ये इसकी हाफ लाइफ होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके बेसिस पे नाप लेते हैं, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है, ठीक है। इससे हम पता लगा लेते हैं। तो चाहे वो कोई भी में फॉसिल मिला या फिर डायनासोर का में कोई फॉसिल मिला, तो उससे हम पता लगा लेते हैं कि किसी की एज कितनी। वैसे एज ऑफ अर्थ भी यहाँ से निकाल लेते हैं। जैसे कि हमने मून के कुछ सैंपल्स लिए, वहाँ से हमने पता लगाया कुछ मेटियोर्स, ठीक है। मेटियोर्स क्या होते हैं? वो मेटियोराइट्स जो हमारा मेसोस्फीयर जो ले रहा है, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर उनको खत्म नहीं कर पाता है, वो अर्थ में आके स्ट्राइक कर जाते हैं, तो उनको मेटियोर्स बोलते हैं। तो मेटियोर्स से हम उसकी एज निकाल लेते हैं, ठीक है, डेटिंग मेथड का यूज़ करते हैं, तो उससे हमें एज पता चल जाती है। क्लियर? अब ज़्यादा डीप में इसमें घुसने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान रखना ये कितने तरह की डेटिंग होती है, कार्बन 14, यूरेनियम लेड डेटिंग और रूबीडियम स्ट्रॉन्शियम डेटिंग। इससे हम एज ऑफ अर्थ, कमेंट में बताएंगे कि एज ऑफ अर्थ है कितनी है, जो हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था परसों वाले। और स्टडी किसको बोलते हैं? पिलियंटोलॉजी। पिलियंटोलॉजी। और एक ध्यान रखना, लॉजी का मतलब स्टडी, जैसे यहाँ पे जियोलॉजी हमने देखा था, ठीक है। तो स्टडी ऑफ अर्थ का इंटीरियर। और इसका फादर किसको बोलते हैं? अगर कभी पूछ ले कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ जियोलॉजी, तो ये बोलते हैं जेम्स हटन जी को, ठीक है।
जेम्स सटन एक जोग्राफिस्ट थे, उनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन जियोलॉजी, ठीक है, भूविज्ञान के जनक इनको बोलते हैं। नाउ अब अर्थ के इंटीरियर के बारे में हम अर्थ, अब ये तो एज, ठीक है, एज एक आप सेपरेट कंपोनेंट रख दो, एज हमने पढ़ लिया। अब अर्थ के इंटीरियर पे आते हैं, तो अर्थ के अंदर क्या क्या है वो हमें जो पता है, जो हमारी प्रेजेंट नॉलेज है, वो मिली कहाँ से, कैसे मिली, तो उसको बोलते हैं सोर्सेस। कुछ हमें सोर्स मिले होंगे आपके बारे में। मान लो अगर मुझे कोई चीज़ पता है, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर ये, मान लो अभी आपका मैं नाम देखूं और बोल दूं कि बेटा तुम्हारा मोबाइल नंबर ये है और तुम इस पर्टिकुलर स्टेट से हो, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? कोई सोर्स होगा, हो सकता है मैंने एप्लीकेशन का जो बैकएंड है वहाँ पे देखा हो कि ये नाम का लड़का जो है इसका ये मोबाइल नंबर और इस पर्टिकुलर स्टेट से है, ठीक है, तो कोई सोर्स होगा। उसका ऐसे ही सोर्स जो है अर्थ के इंटीरियर के भी है। इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक को बोल सकते हैं डायरेक्ट सोर्स और एक को बोल सकते हैं इनडायरेक्ट सोर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बारे में मुझे डायरेक्टली आपके, मान लो कि मैंने आपके पेरेंट्स से कॉन्टैक्ट कर लिया और आपके पेरेंट्स ने मुझे बता दिया कि भाई ये यहाँ पे, मतलब या फिर किसी आपके फ्रेंड ने बता दिया यहाँ पे रहता है और ये इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है। इनडायरेक्ट सोर्स का मतलब ये है कि मैंने कहीं से सुना है, इस तरह से आप समझ सकते हैं थोड़ा सा, कि मतलब डायरेक्ट एविडेंस नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। तो ये दो तरह के सोर्सेज होते हैं। अब सोर्सेज आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वोल्केनो है, माइनिंग है, डीप ओशन ड्रिलिंग है, मेटियोर्स है, सिस्मिक वेव्स है। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन से डायरेक्ट होंगे और कौन से इनडायरेक्ट होंगे। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन खुद गेस करोगे तो हो सकता है कि मेरे समझाने से पहले ही आप उस चीज़ को समझ जाओ। बताइए, गेस करिए आप कि इनमें से कौन डायरेक्ट सोर्सेज होंगे और कौन से इनडायरेक्ट सोर्सेज होंगे, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो स्रोत हैं वो कौन से होंगे। डायरेक्ट सोर्स का मतलब हुआ कि हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में, अर्थ के इंटीरियर से ही पता चल रहा है। वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो होता है इस तरह से अंदर से लावा निकलता है, और वो लावा कहां से निकल रहा है? अर्थ के अंदर से निकल रहा है, तो ये डायरेक्ट सोर्स हुआ। माइनिंग का मतलब क्या है? माइनिंग का मतलब है कि हम नीचे गड्ढा खोद रहे हैं, रॉक्स निकाल रहे हैं, चट्टाने निकाल रहे हैं, तो उन रॉक्स से, रॉक के कॉम्पोजिशन से हमें पता चल जाता है कि भाई, क्योंकि वो अंदर से नहीं निकाल रहे हैं ना, तो जो चीज़ अंदर से निकल रही है वो डायरेक्ट सोर्स होगा। डीप ओशन में ड्रिलिंग करते हैं, कई सारे पर्पसेस है, जैसे कि हमारा ये वेस्टर्न ऑफशोर है, यहाँ से हम तेल वगैरह निकालते हैं, है ना, ऑयल की ड्रिलिंग होती है, तो इससे हमें पता चल जाता है अर्थ के इंटीरियर। तो ये तीनों कैसे हुए सोर्सेस? तीनों जो है डायरेक्ट सोर्सेज हुए, डायरेक्ट सोर्सेज हुए। नाउ टॉकिंग अबाउट मेटियोर्स यानी उल्कापिंड और सीस्मिक वेव्स, तो मेटियोर्स और सीस्मिक वेव यानी भूकंपीय तरंगे बोलते हैं सीस्मिक वेव को, ये इनडायरेक्ट सोर्सेज होंगे। क्यों इनडायरेक्ट सोर्सेज? मेटियोर जो आ रहे हैं, मेटियोर मतलब आउटर स्पेस से आ रहे हैं ना, गिर रहे हैं, अर्थ के इंटीरियर से तो नहीं आ रहे हैं, ये अर्थ है, ऐसा तो नहीं फटक से यहाँ से निकलते हैं और फिर उसको हम टेस्ट करते हैं, यहाँ से निकल के आ रहे हैं ना, बाहर से आ रहे हैं, तो इनडायरेक्ट होंगे। सीस्मिक वेव्स अभी होल्ड लगा दो, ये समझ में आ जाएगा कैसे इनडायरेक्ट सोर्सेज पे लास्ट में एकदम चर्चा करेंगे अच्छे से, ठीक। सोर्सेज आप समझ गए। अब पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ अर्थ। अर्थ डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है, ये एकदम बाहर का, जो ऐसे समझ लो कि एकदम अर्थ को हमने, अर्थ के अंदर के पार्ट्स को एकदम बाहर निकाल दिया, तो ये अर्थ का जो बाहरी लेयर है। अर्थ के एक्चुअली में देखें तो 4 लेयर्स हैं। ये सबसे बाहर वाली, इसको क्रस्ट बोलते हैं हिंदी में, भूपरपट्टी। ये है मैंटल, और ये है आउटर कोर, ठीक है, आउटर कोर, और ये है इनर कोर, ठीक है, हिंदी में भी कोर बोलते हैं, आउटर कोर, इनर कोर। कहीं कहीं पे 3 लेयर्स ऑफ अर्थ आपसे बोलेगा, 3 लेयर्स ऑफ अर्थ है, बिल्कुल आप बोल सकते हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर, लेकिन कोर फर्दर डिवाइडेड होता है आउटर कोर और इनर कोर में, बाहरी कोर और अंदर ये कोर वाला, ठीक है। अब अर्थ की लेयर्स के बारे में समझेंगे कि अर्थ की लेयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और अर्थ की लेयर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, भूपरपट्टी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो क्रस्ट है उसकी थिकनेस कितनी है, तो उसकी थिकनेस है 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक, यानी कि जो हम लोग अभी, आप जहां बैठे हैं, मैं बैठा हूं, जहां सब लोग रह रहे हैं, वो क्रस्ट है, राइट। वो चीज क्या है? वो क्रस्ट ही तो है जहां पे हम लोग बैठे हैं, कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ये। अब ये क्या है? ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसको ऐसे समझो, ये अर्थ है, उसकी एक हमने, जैसे नहीं कि हम लोग दुकान से जब वाटरमेलन लेने जाते हैं तो वो एक इस तरह से हमें काट के टेस्ट करने के लिए देता है, बस उसी तरह हमने टेस्ट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक कली निकाल ली उसकी, अर्थ की, वो है एक पार्ट ऑफ पीस ऑफ अर्थ है ये, ठीक है, तो उसको मैंने निकाल लिया। अब सबसे ऊपरी लेयर तो क्रस्ट होगी, भूपरपट्टी, कितना थिक होगा वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है, 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक। नाउ दिस क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ओशिनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। एक को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल और एक को बोलते हैं ओशिनिक। कैसे? जहां पे समुद्र, जहां पानी भरा हुआ है, उसकी क्रस्ट को बोलते हैं, भाई उसके नीचे जमीन होगी ना, कुछ पानी के नीचे, समुद्र के नीचे कुछ जमीन होगी ना, उसको बोलते हैं ओशिनिक क्रस्ट। और जहां हम लोग रह रहे हैं, जहां पहाड़ हैं, जहां प्लेट्यूज है, पठार हैं, या फिर जहां पे प्लेन है, समतल जमीन है, जहां हम रह रहे हैं, वो सब क्या आता है? उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। यहां तो नहीं रह रहे ना समुद्र में, समुद्र के नीचे का जो क्रस्ट है उसको बोलते हैं ओशिनिक क्रस्ट, और बाकी को कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्लियर? अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस आप मुझे बताएंगे। पहला, इन दोनों में तुमको चौड़ा कौन सा लग रहा है, थिक कौन सा लग रहा है, मोटा कौन सा लग रहा है, ये बताओ जल्दी से, ओशिनिक वाला या फिर कॉन्टिनेंटल वाला, देख के, ठीक है, स्क्रीन के सामने ही आपके, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थिकर है, वो ठीक है, ये यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ठीक है, क्यों? क्योंकि माउंटेन है ना, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिन है, पतला है, तो ये एक पॉइंट डिफरेंस कर लिख सकता हूँ मैं कि ये जो है थिक होता है, ये थिन होता है, ठीक। अब क्योंकि ये थिक होता है, ये मोटा होता है, क्यों होता है ऐसा, लेकिन वो बाद में समझेंगे। पहले एक कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी मैं बता देता हूँ। ये आइसोस्टेसी क्या होता है? कभी तो पूछा नहीं क्वेश्चन, IOSOSTACY पूछा नहीं ऐसे में क्वेश्चन, लेकिन अगर पूछ लिया फिर फर्दर एग्जाम में आप जैसे पीछे जैसे लेवल एग्जाम में बैठे तो क्या कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करो, ये माउंटेन है, मान लो हिमालय है, ठीक है, आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, जितना ये ऊपर ऊंचा है उतना ही नीचे गड्ढा भी है, जितना ऊपर ऊंचा है उतना ही नीचे गड्ढा भी है, तभी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है माउंटेन से बहुत थिक होता है। अगर तुमसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा थिकनेस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहाँ मिलेगी, तो माउंट एवरेस्ट में चले जाना, बता देना माउंट एवरेस्ट चले जाओ, वहाँ थिकनेस मिल जाए खूब सारी, और उसी में एकदम घुस जाना वहीं पे जाके, ठीक है। तो ये है क्यों इसको बोलते हैं आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट। कोई भी लार्ज बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसको सपोर्ट करने के लिए बेस भी एकदम तगड़ा होना चाहिए, वो है आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट। जैसे कि एक लॉ है, लॉ ऑफ आइसोस्टेसी, जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का पहला लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, तो लॉ ऑफ एनर्जी, उसी तरह लॉ ऑफ आइसोस्टेसी है कि किस तरह जो टॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो खुद को बैलेंस करते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसिस। में ज्यादा घुसने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये चीज है। अब बात ये आती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इतना उछाल क्या मार रहा है, मतलब कहा इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा इसलिए है क्योंकि जिस मटेरियल से बना है वो लाइट है, और ये भाई साहब जिस मटेरियल से बने ओशिनिक, वो डेंस है।
तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जो भारी ज्यादा होगा वो धंसेगा, नीचे बैठेगा, और जो लाइटर होगा वो उठेगा, सिंपल। तो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो ग्रेनाइटिक रॉक का बना हुआ है। जो हमारा हिमालय है उसका कोर भी ग्रेनाइट का बना हुआ है, ग्रेनाइटिक रॉक का बना हुआ है। ओशिनिक क्रस्ट की अगर बात करें तो ये बसाल्टिक रॉक का बना हुआ है, ठीक है, ये बसाल्टिक रॉक का बना हुआ है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अगर बात करें मेनली सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, इसलिए इसको सियाल बुलाते हैं प्यार से, और इसको सीमा बुलाते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम, और ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। क्लियर? और क्या इसमें डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि ये थिक है लेकिन लाइट है, ये थिन है लेकिन डेंसर है, भारी है। ये तो अभी मैंने बता दिया, ये भी आपको समझ आ गया, खत्म हो गया क्रस्ट। तो ध्यान रखना, लेकिन अगर पूछ ले कि एवरेज थिकनेस बता दो, तो क्रस्ट तो 0 से 100 किलोमीटर तक है, क्रस्ट जो है 0 से 100 तक है। लेकिन अगर कॉन्टिनेंटल का एवरेज पूछ ले तो रफली 30 किलोमीटर से इसका एवरेज थिकनेस होता है, और ओशिनिक अगर पूछ ले तो रफली 5 किलोमीटर होता है, यानी कि ये थिन होता है ओशिनिक क्रस्ट। नीचे बढ़ते हैं, अब कौन सी लेयर आएगी? अब आएगी मेंटल, मेंटल आएगी, ठीक। लेकिन मेंटल के अब डिफरेंट लेयर्स हैं। मेंटल का सबसे जो अपर पार्ट है, तुम्हें दिखाता रुका, ये देख रहे हो, ये जो है ये मेंटल का हिस्सा है। इसके ऊपर वाला जितना हिस्सा है वो क्रस्ट है, ये ध्यान से देखना, ये जो मैं लाल 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 बना रहा हूँ ना, ये मेंटल है। यहाँ से मेंटल शुरू होता है, लेकिन बहुत ठोस है, ये बहुत बहुत ठोस है, बहुत सॉलिड है। जैसे ऊपर क्रस्ट सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। लेकिन जो इसकी नीचे वाली लेयर है, जहाँ एस्थेनोस्फीयर लिखा हुआ है, ये सेमी मोल्टेन फॉर्म में है, यानी कि दुर्बल मंडल इसको बोलते हैं। दुर्बल मंडल इसलिए बोलते हैं कैसे, ये बहुत ही दुर्बल है। दुर्बल का मतलब है जो वीक है, यानी कि ये वीक क्यों है? क्योंकि ये सेमी सॉलिड फॉर्म में है, या फिर सेमी सॉलिड बोल लो, या सेमी मोल्टेन बोल लो, या फिर प्लास्टिक फॉर्म में बोल लो। मतलब कि प्योर लिक्विड भी नहीं है और पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं है, बीच का है। ये कुछ और नहीं, लावा है, ये लावा भरा हुआ है। कहीं क्रैक मिल जाएगा, निकल आएगा, बस वहीं वोल्केनो बन जाएगा, ज्वालामुखी। अब क्रैक कैसे बनेगा और कैसे ज्वालामुखी निकलेगा वो बाद में देखेंगे, अभी जब प्लेट टेक्टोनिक्स देखेंगे। तो ये समझ आ गया कि एस्थेनोस्फीयर क्या है। ये एक मेंटल में लेयर पाई जाती है जो अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल के नीचे है। अब तुम अगर क्रस्ट को मिला दो पूरी, ठीक है, ब्लू से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से समझना। ये क्रस्ट है जिसको मैं नीले नीले से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है। इस नीले को मिला दो और इस लाल को मिला दो, नीला और लाल मिलकर लिथोस्फीयर बन जाता है, जिसको स्थल मंडल बोलते हैं हिंदी में, स्थल मंडल। समझ गए? लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर होता है क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, यानी कि एस्थेनोस्फीयर इज नॉट द पार्ट ऑफ मेंटल, सॉरी लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ मेंटल, एस्थेनोस्फीयर इज नॉट द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को जब हम काउंट करते हैं तो लिथोस्फीयर में आता है तुम्हारा क्रस्ट और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल, जो मैंने लाल से रंग रखा है। क्लियर? मेंटल की थिकनेस कितनी होती है, कहां तक जाता है? मेंटल 2900 किलोमीटर तक जाता है, 2900 किलोमीटर तक जाता है, और ये सबसे थिक है, ये थिकेस्ट ऑफ ऑल है, सबसे थिक है, ये सबसे मोटा है ये। ध्यान रखना, अगर बाई वॉल्यूम बात करें तो रफली यही आएगा लगभग 84% के समथिंग इसका वॉल्यूम है, बाई वॉल्यूम। अभी हम वो भी देख लेंगे कि बाई मास और बाई वॉल्यूम इनका क्या है। अभी के लिए बस ऐसे सुन लो, सबसे थिक है वॉल्यूम इसका 84%, इसका रफली क्रस्ट का 1% है, मात्र 1%, ठीक है। कोर का 15%, मेंटल का 84, लगभग 84%, 84%। क्लियर? नीचे वाला सर मेंटल, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, कोर पे आते हैं। कोर और चलो वो बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन वही कि जो एस्थेनोस्फीयर है यही लावा का सोर्स है, ध्यान रखना। यही अच्छा, मैग्मा और लावा में डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। मैग्मा और लावा में कोई डिफरेंस नहीं होता जब तक वो भरा हुआ है अंदर, जैसे एस्थेनोस्फीयर। मैग्मा बाहर निकला तो उसको लावा बोल देते हैं, ठीक है। लावा एक मोबाइल कंपनी भी हुआ करती थी। अब वो लावा इतना गर्म हो जाता था, नाम को उसने इतना ज़्यादा सीरियसली ले लिया कि ज़्यादा चला नहीं। खैर, कौन माइक्रोमैक्स लाता था ना, तो ये है। और ये एक्चुअल में अभी चलो बाद में हम प्लेट का मूवमेंट पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अभी आ जाओ कोर पे। अब कोर पे जब हम आ रहे हैं ना, तो कोर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ये है आउटर वाला और ये है इनर वाला। ये आउटर वाला जो है ना, ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, और ये जो है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। इसका टेम्परेचर हाईएस्ट होता है, इसका जो तापमान है सबसे ज्यादा होता है। अब बात ये आती है कि टेम्परेचर इतना हाई है तो ये सॉलिड का है, पिघल के नहीं जाता। ये बात तो तुम्हारी सही है, पिघल इसलिए नहीं जाता क्योंकि इतना अंदर है, सबसे अंदर इतना ज्यादा प्रेशर लगता है कि प्रेशर वो आउट परफॉर्म कर देता है इस टेम्परेचर को, इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आउटर जो कोर है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एंड लेट मी टेल यू, ये जो कोर है, यहां पे मैं लिख देता हूं मेंटल, ठीक है। और एक चीज, यहां पे जो मैंने सीमा लिखा है ना, मेंटल भी मेनली सीमा का ही बना हुआ है। लेकिन एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें उसने मेंटल ऑप्शन दिया नहीं, इसलिए मैंने ओशिनिक क्रस्ट में भी सीमा को लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। वैसे सिलिका और मैग्नीशियम का जो मेनली बना हुआ है वो मेंटल है, जैसे मैंने बताया। एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखना ये, ठीक है, सीमा वाला, ये उसमें मेंटल ऑप्शन में नहीं था। कोर की अगर बात करें तो कोर को फेनी बोलते हैं, फेनी, यानी कि ये आयरन और निकल का बना हुआ है, मेनली आयरन और निकल का बना हुआ है ये। अब ये जो कोर है, ये दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक है आउटर और दूसरा है इनर। आउटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और जो इनर है वो सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड क्यों है वो मैंने बता दिया, क्योंकि इमेंस प्रेशर लग रहा है अंदर, है ना। जैसे कि लाइफ से भी आप रिलेट कर सकते हो, जो बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलता है लाइफ में एकदम सॉलिड हो जाता है, टफ बन जाता है। अब ये जो लिक्विड पार्ट है ना, ये लिक्विड पार्ट मूव करता है, क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है कॉन्टिन्यूसली, पिछले कल वाले लेक्चर में देखे थे। इसमें आयरन है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से क्या जनरेट होगी? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। एंड इलेक्ट्रिसिटी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, फिजिक्स के लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, याद आ रहा है? और ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, किसने बोला था जरा बताइए? तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अगर कभी क्वेश्चन बन जाए कि मैग्नेटिक फील्ड किस लेयर की वजह से बनती है, आउटर कोर की वजह से बनती है, क्यों बनती है मैंने बता दिया। और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही है कि हम जो अर्थ, जो सन है, उसकी बहुत सारी हार्मफुल रेज आती हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की हमें उनसे प्रोटेक्ट करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड। और ये ऑस्टेड जी ने दिया था, हंस क्रिश्चियन का पूरा नाम था हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसने दिया था? वो दिया था जेम्स पी जूल ने, है ना। वो हम देख चुके हैं चीजें कि भाई अच्छा ये बताओ कि जो स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसमें अगर हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है तो किस रूल का यूज करते हैं?
कोर भी हमारा खत्म हो गया, और कोर कहां तक जाएगा? अर्थ के इंटीरियर तक जाएगा, एकदम अंदर तक जाएगा। अब बात आती है, हमें पता कैसे चला कि ये फेनी है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो मैक्सिमम हम डीप जा चुके हैं, जितना भी मुझे पता है, 40 किलोमीटर से ज्यादा हम डीप नहीं गए हैं अभी तक। ये आई थिंक मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा डीप हम नहीं जा पाए। ये तो बात हुई 2900 किलोमीटर से भी अंदर गया। तो इसके बारे में जितनी है हमें सब वही इनडायरेक्ट सोर्सेस से हमें इसके बारे में नॉलेज पता हुई, हाइपोथेटिकल हम बोल सकते हैं, साइंटिफिक जो नॉलेज है उससे हमें पता है, कोई गया नहीं इसके अंदर, ठीक है, और बहुत ही मतलब इंपॉसिबल है जाना। तो ये अंदर कहां तक जाएगा? अर्थ की जो रेडियस है, हम पढ़े थे 6371 एवरेज लेते हैं किलोमीटर्स, या फिर रफली आप 6400 किलोमीटर ले सकते हो, क्लियर। और उसको हम राइट हैंड थंब रूल, और किसी ने अगर फ्लेमिंग लिखा होगा, देखता हूं मैं, कुछ लोगों ने पक्का फ्लेमिंग लिखा होगा, मुझे पक्का पता है, फ्लेमिंग का जिक्र किया होगा। स्क्रीव एंड राइट हैंड रूल बिल्कुल सही है, राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पे आपका फेस रिवील कब होगा? सिलेक्शन जब होगा आपका, तभी फेस रिवील होगा हमारा, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इसमें हमें इतना ही नहीं पढ़ना है, थोड़ा और पढ़ना है अभी। डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है? बट बिफोर दैट हम मिनरल कॉम्पोजिशन पढ़ लेते हैं अर्थ क्रस्ट का। तो ध्यान रखना, जो अर्थ की भूपर्पट क्रस्ट है, क्रस्ट, उसका कॉम्पोजिशन कुछ इस तरह से होता है। उसको याद करने के लिए ऐसे याद करो, ओ सियाल, जैसे बोलते हैं ना, ओ रवि, ओ राहुल, ओ राधा, वैसे ही ओ सियाल, ठीक है। ओ सियाल, ओ यानी ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, 46% लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे। सिलिका ये कितना है? 28%। एल्यूमिनियम ये कितना है? ये नहीं पता है हमें भी लिखा हुआ, ये भी देख सकते हो, 8.32%, ठीक है, 8.32%। ओ सियाल, ये अगर आप याद कर गए, आई थिंक सीजीएल मेंस पे भी क्वेश्चन बना था, नॉट रॉन्ग, सीजीएल मेंस पे, ठीक है। और इसको आराम से उड़ा सकते थे, क्योंकि मैं तभी बताता ओ सियाल। आपको परसेंटेज नहीं भी पता था तो भी आराम से क्वेश्चन हो सकता था। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा वाला परसेंटेज तो ऑक्सीजन के पास ही जाएगा ना, उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा सिलिकॉन के पास जाएगा ना, तीसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम के पास जाएगा ना, इसके बाद कौन है? आयरन है। तो परसेंटेज थोड़ा सा ऑक्सीजन और सिलिका को देख लो, बाकी मत याद करना। अब अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लूं कि सबसे अबंडेंट मेटल कौन सा है क्रस्ट में, और तुमने ऑक्सीजन बोला, और यहीं से चप्पल फेंक के मारी हमने। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मेटल नहीं है, मेटल एल्यूमिनियम है। तो सबसे अबंडेंट मेटल एल्यूमिनियम है, धातु मेटल। और सेकंड सबसे अबंडेंट कौन हुआ? आयरन हुआ। क्लियर? ठीक। अब इसका हम कॉम्पोजिशन बाई मास एंड वॉल्यूम देख लेते हैं, तीनों लेयर्स का, ठीक है। कॉम्पोजिशन बाई मास एंड कॉम्पोजिशन बाई वॉल्यूम। यहां पे मैं लिखता हूं क्रस्ट, यहां पे मैं लिखता हूं मेंटल, और यहां पे मैं लिखता हूं कोर, ठीक है। यहां लिखता हूं बाई मास और यहां लिखता हूं बाई वॉल्यूम। ना क्रस्ट की अगर बात करें तो ये लेस देन 1% है, लेस देन 1% बाई मास, यानी कि द्रव्यमान के टर्म्स में अगर हम बात करें। मेंटल रफली 68% है, बचा कितना? 69 हो गया, नहीं 31% बचा, 31%। क्रस्ट की अगर बात करें रफली 1%, सेम ऑलमोस्ट मान लो। 84% बाई वॉल्यूम मेंटल है, एंड 15% जो है बाई वॉल्यूम कोर है। क्लियर हो गया? अब हम आ जाते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी। डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है? कि कुछ हो रहा था लेकिन अब चेंज हो गया, कुछ हो रहा था लेकिन अब चेंज हो गया। यानी कि अब कॉन्टिन्यूटी जहां ब्रेक होती है उसको डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। अगेन रिपीट, जहां पे कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होती है उसको डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होती है मतलब ये है कि जो हमारी तीनों लेयर्स हैं अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल और कोर को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर, ठीक है। वैसे तो क्रस्ट को मुझे इतना मोटा बनाना चाहिए नहीं था, ठीक है, लेकिन चलो कोई नहीं, क्योंकि क्रस्ट हमें पता है कि वो 1% ही है बस मात्र, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा और पतला ही बना देता हूँ। क्लियर हो गया? ठीक। अब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी ना, ये क्यों ड्रॉ करी? क्योंकि यहां से कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई। यहां पे जो चीजें मिल रही थी सेम है, ऑलमोस्ट सेम, हो सकता है थोड़ा चेंज हो जाए मैंने, लेकिन यहां से चीजें चेंज हो गई, यानी कि इसको हमने अलग लेयर बोल दिया, मेंटल बोल दिया। फिर यहां से चीजें चेंज हो गई तो इसको हमने अलग लेयर बोल दिया, ठीक। क्लियर इतनी चीज? लेकिन यहां पे भी हमें एक डिसकॉन्टिन्यूटी हमारे साइंटिस्ट को देखने को मिली, यहां पे भी एक डिसकॉन्टिन्यूटी देखने को मिली, और यहां पे जो नीली लाइन ड्रॉ करी उसमें तो है ही है। इसको बोला हमने आउटर कोर, इसको बोला हमने इनर कोर, इसको बोला हमने अपर मेंटल, इसको बोला लोअर मेंटल, इसको बोला आउटर क्रस्ट, इसको बोला इनर क्रस्ट। क्लियर? अब डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब यह है कि वहां से चेंज हो रही। तो साइंटिस्ट ने इन डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में बताया, और जिस साइंटिस्ट ने जिस डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में बताया उसी डिसकॉन्टिन्यूटी का साइंटिस्ट के नाम पे नाम पड़ गया उसका। ये इसका नाम पड़ा कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी। मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं, कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं लिख रहा हूं, अपने आप से ऐड कर लेंगे, है ना। ये है मोहोस डिसकॉन्टिन्यूटी, ये है रेपेट्टी डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। ये है ग्यूटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी, और ये है आम जिंदगी नहीं लेमैन्स डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखेंगे, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। कल ही लेक्चर होता तो ज्यादा सेंस बनता ना कोई मुझे रेड, है ना, गुलाब ला दो। लेकिन खैर अब तो टाइम चला गया अब चॉकलेट वगैरह होगा ना कुछ ऐसा, ऐसा सुनने में आता है। चलो, तो डिसकॉन्टिन्यूटी यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो कोनराड है, किसको सेपरेट कर रहा है? अपर मेंटल को लोअर मेंटल से। अब ये देख लो किसको कौन सेपरेट कर रहा है। तो यहाँ साफ समझ में आ रहा है कोनराड किसको सेपरेट कर रहा है, अपर क्रस्ट, आउटर, या फिर अपर क्रस्ट बोल सकते हो, ये अपर क्रस्ट है, अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट है। देन मोहोस किसको सेपरेट कर रहा है? मोहोस सेपरेट कर रहा है पूरे क्रस्ट को पूरे मेंटल से, या तुम बोल सकते हो कि इनर क्रस्ट को अपर मेंटल से वो कर रहा है। लेकिन तुम वो भूल जाओ, तुम याद रखना क्रस्ट को मेंटल से डिवाइड करता है, ठीक है। अपर मेंटल को लोअर मेंटल से रेपेटी अलग कर रहा है, या फेस में देख लो तुम, ठीक है। अपर मेंटल को लोअर मेंटल से रेपेटी वो कर रहे हैं, ठीक है। ग्यूटेनबर्ग की अगर बात करें तो ग्यूटेनबर्ग पूरे मेंटल को पूरे कोर से अलग कर रहा है, या फिर लोअर मेंटल को आउटर कोर से कर रहा है। लेहमैन्स किसको अलग कर रहा है? आउटर कोर को इनर कोर से अलग कर रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप अपने दिमाग में या फिर कोई कोरा पन्ना लो और उसमें आराम से ऐसे बना लो, ठीक है। ये क्रस्ट, ये मेंटल, ये कोर। फिर सर ने बोला था कि दो पार्ट में सबको डिवाइड कर देना, और कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, खत्म, ठीक। चलिए, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, किसी को डाउट तो नहीं है? देन आते हैं प्लेट, ठीक है। प्लेट से यहाँ पे परोसेंगे तुम्हें खाना। अच्छा आज प्रपोज डे अच्छा, किसी ने किया या नहीं? बेटे अप्पू सुधर जाओ तुम
चलो क्लियर, ओके। तो अब आते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स पे। होती क्या है ये प्लेट? तो लिथोस्फेरिक प्लेट, चलो बाद में भी उसको देखेंगे, उस पिक्चर को। ये देखो लिथोस्फेयर क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया था, पूरा पूरा क्रस्ट ले लो और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल, पूरा क्रस्ट और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल, अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल, इसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। इसके नीचे क्या था? इसके नीचे भरा था एस्थेनोस्फीयर। अब एस्थेनोस्फीयर क्या है? प्लास्टिक फॉर्म है, सेमी मॉल्टेन फॉर्म है, सेमी मॉल्टेन फॉर्म है, ठीक है। तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा कि जब पानी पड़ा होता है फ्लोर पे तो तुम आसानी से फिसल जाते हो, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पैर के बीच में और इसके बीच में एक लेयर है ना, पानी की लेयर। तो वही है, बस ये समझ लो कि ये जो है पूरा सॉलिड है, ये पूरा लिथोस्फीयर सॉलिड है, ठीक है। ये इसके ऊपर डांस करती है ये। क्यों? क्योंकि ये सेमी मॉल्टेन फॉर्म में है, रिजिड नहीं है, ये सेमी मॉल्टेन प्लास्टिक फॉर्म में है ना, पिघला हुआ है। तो इसके ऊपर ये मूवमेंट करती हैं। इसी मूवमेंट की वजह से ही अर्थक्वेक और ये सारी चीज़ें होती हैं। अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिज्म हो गया, इसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक एक्टिविटी। यानी लिथोस्फेरिक प्लेट पहले तो है कितनी वो समझ लेते हैं। पहले बात तो ये है कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं मेजर प्लेट्स, मुख्य, और एक को बोलते हैं माइनर प्लेट्स। मेजर प्लेट टोटल 7 है। क्वेश्चन बन चुका है कि हाउ मेनी मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर देयर? 7। जितनी बाकी बची हैं रफली 8 वो माइनर है। क्वेश्चन अगर कभी पूछ ले कि इनमें से कौन सी मेजर और कौन सी माइनर, कैसे बताओगे? जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन मेजर है, ठीक है, यूरेशियन मेजर है, अफ्रीकन मेजर है, साउथ अमेरिकन मेजर है, एंटार्क्टिका मेजर है, ऑस्ट्रेलियन मेजर है, पैसिफिक मेजर है, अटलांटिक मेजर है। यानी कि जो भी नाम, और अगर हम बात करें कोकोस, नास्का, फिलिपिनो, जुआन दे फुका, कैरेबियन, इंडियन, अरेबियन, जो किसी कंट्री का नाम है या फिर किसी छोटे पर्टिकुलर रीजन का नाम है वो माइनर प्लेट। और जो बड़े से एरिया का नाम है, बड़ा सा एरिया या तो लैंड का हो सकता है या वाटर का हो सकता है। लैंड का जैसे नॉर्थ अमेरिका पूरा एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, यूरेशिया में यूरोप और एशिया दोनों मिलकर कॉन्टिनेंट, दो कॉन्टिनेंट से बना है, ऑस्ट्रेलिया पूरा कॉन्टिनेंट है, पैसिफिक एक ओशियन है, महासागर है, ठीक है। तो इन एंटार्क्टिका एक ओशन है। तो ये मेजर प्लेट होंगी आपकी, 7 है टोटल ऐसी। और बाकी नास्का, जुआन दे फिका, कोकोस, अरेबियन, ये सब क्या है? ये सब माइनर प्लेट्स हैं। बात खत्म, ठीक। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये प्लेट के मूवमेंट से होता क्या है। तो प्लेट के मूवमेंट को अगर आपको बोलूँ, जो प्लेट है, जो ये मान लो ये प्लेट है दो, ठीक है, इन दोनों प्लेट के साथ मैं किस तरह का खेल खेल सकता हूं? या तो दोनों को पास बुला लूं, या दोनों को दूर भेज दूं, या दोनों को अगड़वा दूं, ठीक है। तो या दोनों को ऐसे करके, मतलब ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं लेटरल स्लाइडिंग, ठीक है। तो ऐसे ऐसे, मतलब ये पास में इतना दूर नहीं होंगी, पास में ऐसे करके ये किधर एक उधर, मतलब लेटरल स्लाइडिंग कर रही है। या तो पास आ सकती है, या दूर जा सकती है, स्लाइडिंग कर सकती हैं। और तीनों चीज को यहां पे अब समझेंगे। जो पास आती है बाउंड्री उनको कॉन्वर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कॉन्वर्जेंट, कॉन्वर्ज कर रही है, मिल रही हैं। तो जब दो प्लेट मिलती है ना, तो दोनों डिसाइड करती है कि हम में से भारी कौन और हम में से हल्का कौन। तो जो भारी होगी वो नीचे स्लाइड करेगी। ये जो मूवमेंट आप देख पा रहे हैं, ये इस चीज का मूवमेंट है कि ये जो प्लेट है, जो भारी वाली है, वो नीचे धंस रही है। ये प्लेट किसके ऊपर मूव कर रही है? मॉन्टिया सुपीरियर, ये एस्थेनोस्फीयर है, ठीक है। लैंग्वेज पे ज्यादा दिल पे नहीं लेगा कोई, ठीक है। फजे ओसिनिक चेन ऑल्टेरे, ये कौन सी लैंग्वेज लिखी है बताएगा कोई? एस्थेनोस्फीयर। यानी कि ये जो प्लेट है, जो डेंस प्लेट है, भाई दो प्लेट मिली। अब बोलेंगे हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोले क्या? तो बोलेंगे चलो एक नीचे जाओ और एक ऊपर, एक डोमिनेट करेगा और एक सबमिसिव होगा। तो ये जो नीचे जाएगी, तो नीचे इसको क्या मिलेगा? गरम गरम एस्थेनोस्फीयर मिलेगा। और इस एस्थेनोस्फीयर में ये मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो एस्थेनोस्फीयर है ये मेल्ट हो जाएगी। और जब मेल्ट होगी तो क्या होगा? कहीं पे क्रैक्स बने होंगे, और उन क्रैक्स से ये मेल्टेड जो बना, ये जो मेल्टेड है आपकी जो प्लेट है, ये एक्स्ट्रा क्या बनाएगा? एक्स्ट्रा और एस्थेनोस्फीयर बनेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो प्लेट बनी है ना, एस्थेनोस्फीयर से ही बनी। प्लेट है क्या? एक्चुअली रॉक है। रॉक कैसे बनती है हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को, कि जब ये लावा निकलता है तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है, ठोस हो जाता है, फिर ये घूम के फिर से नीचे पहुंच जाता है। तो एस्थेनोस्फीयर की मात्रा होगी ज्यादा, कहीं से तो निकलेगा तो कहीं से तो निकलेगा एस्थेनोस्फीयर। तो जहां क्रैक्स होते हैं ना, जहां पे क्रैक्स होते हैं, तो वहां से इस तरह से वही यहां पे दर्शाया गया है, इस तरह से क्रैक्स से ही निकल रहा है और ऐसे ही वोल्केनो बनता है। तो आप एक चीज को नोटिस करेंगे कि प्लेट की बाउंड्री यहां पे है, लेकिन वोल्केनो यहां पे है। और ये एक्चुअल में रियलिटी भी है। जापान में जहां जहां प्लेट बाउंड्री या फिर कहीं पे भी वोल्केनो है, जहां प्लेट बाउंड्री है वहां वोल्केनो नहीं मिलता है। वहां से हो सकता है 100 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर दूर वहां वोल्केनो मिलता है। तो अभी समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है ना कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि यहाँ पे प्लेट बाउंड्री, लेकिन यहाँ पे धसेगा, यहाँ प्रेशर होगा, यहाँ पे जो क्रैक होंगे वहां से वोल्केनो निकलेगा। कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या हो रहा है? ये जो क्रस्ट है, भूपर्पटी है, ये डिस्ट्रॉय हो रही है, मेल्ट हो रही है, मतलब डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक। अब आते हैं दूसरी प्लेट बाउंड्री पे, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब है दोनों एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं। ये उधर भाग रही है, ये उधर भाग रही है। तो जब दूर दूर भागेंगी तो क्या होगा? कोई बीच में थर्ड पर्सन आएगा। थर्ड पर्सन क्या है? इनके नीचे क्या भरा हुआ है भाई? मूवमेंट कहां हो रहा है? सारी चीजें कहां हो रही हैं? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर डांसिंग हो रही है। तो जब ये दूर दूर जाएंगी तो नीचे जो भरा एस्थेनोस्फीयर ऊपर निकलेगा तो बोलेगा चलो भाई साइड हो जरा, तो ये और साइड होंगी। और यहाँ पे क्या बनेगा? नया जो क्रस्ट है वो बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? नए क्रस्ट का फॉर्मेशन। तो इसीलिए डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं, क्योंकि नया क्रस्ट जो है कंस्ट्रक्ट हो रहा है। न्यू क्रस्ट इज बीइंग क्रिएटेड, न्यू क्रस्ट इज बीइंग क्रिएटेड, नया क्रस्ट बन रहा है। यहाँ पे दोनों दूर दूर जा रही है, तो अंदर जो भरा हुआ है ना लावा, वो बाहर निकलेगा। बाहर निकले क्या होगा? सॉलिडिफाई हो जाएगा, जम जाएगा। तीसरा क्या है जो हम क्या करवा रहे थे? ठीक है, स्लाइडिंग करवा रहे थे। स्लाइडिंग हो रही है यहाँ पे बताओ क्या क्रस्ट क्रिएट हो रहा है कि डिस्ट्रॉय हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, बस आपस में स्लाइड कर रही हैं। अर्थक्वेक लाएंगे अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है तीसरी तरह की है। ट्रांसफॉर्म
प्लेट बाउंड्री, हिंदी में जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें सारी चीजें हिंदी में ही नोट रहेंगी, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री की अगर बात करें तो इसमें नीदर क्रस्ट इज क्रिएटेड, नीदर द क्रस्ट इज क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो बनता है ना बिगड़ता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री की समरी है यहाँ पे, ठीक है। पहले क्या पढ़ी थी, कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यहाँ पे क्या हो रहा था, सबडक्शन जोन क्रिएट हो रहा था, एक प्लेट नीचे जा रही थी, धंस रही थी, एक्स्ट्रा मैग्मा बनना था, एक्स्ट्रा एक्सनोस्फीयर बन रही थी, तो निकलेगा तो ही कहीं से, तो थोड़ी दूर में यहाँ क्रैक से निकल आता था, वोल्केनो बन जाता है। इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं सबडक्शन जोन, इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं सबडक्शन जोन। यहाँ पे क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा था, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, सबडक्शन नहीं होता है, स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड दूर दूर भाग रहे हैं तो और स्प्रेड हो रहा है नीचे से जो निकल रहा है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो यहाँ नया क्रस्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म में क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म में लेटरल स्लाइडिंग हो रही है और कोई ना तो क्रस्ट क्रिएट हो रहा है ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं एस्टेनोस्फीयर, सॉरी अर्थक्वेक्स पे, कि तो जब स्लाइडिंग होगी ना तो अर्थक्वेक्स आएंगे। अर्थक्वेक क्यों आएंगे वो समझते हैं। तो देखो यहाँ पे ये अर्थक्वेक आते क्यों वो मैं समझा रहा हूँ। देखो प्लेट जो ऐसे मैंने ड्रॉ कर दी ना, इतनी भी स्मूथ होती नहीं है इनकी, ये जो सरफेस है बड़ा ही रफ एंड रिजिड होता है, उस पर फोकस मत करो, यहाँ पे फोकस करो। इस तरह से ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा रफ टाइप होता है, ठीक है। तो मान लो इस तरह से लॉक्ड है, दोनों प्लेट लॉक्ड है, ये इधर भागना चाह रही है, उधर भागना चाह रही है, एकदम जोर से एकदम लगा रहा है, एकदम से होगा क्या, एकदम से इस फॉल्ट लाइन, इसको बोलते हैं फॉल्ट लाइन, फॉल्ट, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी और यही एनर्जी का जो रिलीज है ये वेव्स के फॉर्म में होता है, वही होता है अर्थक्वेक। भूकंप क्या होता है, भूकंप कुछ नहीं, फॉल्ट लाइन के पे एनर्जी का रिलीज, फॉल्ट लाइन पे एनर्जी का रिलीज इज कॉल्ड एज अर्थक्वेक, भूकंप। फॉल्ट लाइन क्या, जहां प्लेट की बाउंड्री है, जहां पे स्ट्रेस लगा हुआ, जैसे एक प्लेट इधर जाना चाहिए उधर और एकदम से रिलीज हो गया, ठीक है, और ये लोग धंस गए, ठीक। तो ये फॉल्ट लाइन है। तो अर्थक्वेक आप समझिए। अब अर्थक्वेक आता कैसे है, अर्थक्वेक कुछ इस तरह से आता है कि अर्थक्वेक किसी एक पॉइंट पे नीचे ओरिजिनेट करेगा, उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर या फिर फोकस, हाइपोसेंटर या फिर फोकस। आप इस पर्टिकुलर इसमें देखो कहां पे ओरिजिनेट हो रहा है, तो यहां पे ये ओरिजिनेट हो रहा है, यहां पे ये देख सकते हैं ये बाउंड्री है, ये प्लेट बाउंड्री है, ये आपस में खिसकेगी और यहां पे एनर्जी का रिलीज होगा। तो जहां पे एनर्जी का रिलीज होता है उसको फोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है वेव्स के फॉर्म में चारों दिशाओं में ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी, इन ऑल दी 4 डायरेक्शन स्टार्ट करेगी। जब स्टार्ट करेगी ना तो स्टार्ट करेगी, फिर क्या है करेगी, और करेगी तो सरफेस पे पहुंचेगी। सबसे पहले कहां पे पहुंचेगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम सेम है तो डिस्टेंस जहां कम होगी सबसे पहले वहां पहुंचेगी, स्पीड भी सेम है सबके लिए। तो डिस्टेंस तो इसके एकदम टॉप पे कम है, डिस्प्लेसमेंट में ही तो पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट है ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो ये है सबसे शॉर्टेस्ट अगर हम देखें डिस्टेंस तो। और जहां पे सबसे पहले अर्थक्वेक की वेव्स अर्थ सरफेस को मीट करती हैं उसको एपिसेंटर बोलते हैं। सुना होगा भूकंप का एपिसेंटर ये रहा, भूकंप का एपिसेंटर दिल्ली रहा, नेपाल रहा। एपिसेंटर का मतलब सबसे पहले अर्थक्वेक की वेव्स कहां पे हुई, कहां पे मिली। और जो भूकंप का एपिसेंटर होता है यहाँ पे डिस्ट्रक्शन मैक्सिमम होता है, यानी सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कहां पे होगा, डिस्ट्रक्शन मैक्सिमम होता है यहाँ पे। कैसे समझाते तुमको, एक बार मेरी मम्मी ने भी ये हमसे पूछा था, ठीक है, मैंने बताने की कोशिश की। मम्मी ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने ये बोला कि पता है मैं जैसे कि मतलब वैसे ही कि भूकंप जैसे आता है तो हर जगह सेम डिस्ट्रक्शन क्यों नहीं होता, कहीं पे बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पे हल्का सा हिलता है बस अर्थ जो अर्थ सरफेस है। तो उसके पीछे का रीजन, और उसमें टेबल भी रखी हुई थी तो मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, जैसे यहाँ पे ग्लास रखा, यहाँ पे ग्लास, यहाँ पे ग्लास, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ यूटेंसिल्स रखे, देन पीछे नीचे से इसको हिट किया, किसको, टेबल को। जब हिट किया एकदम सेंटर पे जहाँ पे ये एक बड़ा सा ग्लास, ये मतलब ग्लास रखा हुआ और यहाँ पे साइड में रखे हुए, तो ये वाला जो ग्लास है वो गिर गया, ये वाले बस इनमें शेकिंग हुई, हिले, गिरे नहीं पूरी तरह से। क्यों, क्योंकि जब तक ये वहां पे ये वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल किया होगा, जब मैंने शेकिंग किया उसकी वजह से उतना धीरे धीरे वेव्स का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो गया होगा। तो भूकंप के एपिसेंटर से जितना कोई चीज दूर होगा उसमें उतना ही कम डिस्ट्रक्शन होगा, जितना पास होगा उतना ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। अब हमें पढ़ना है भूकंप की तरंगों के बारे में कि जो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं वो कितने तरह की होती हैं। तो 2 तरह की होती हैं, एक को बोलते हैं बॉडी वेव्स और दूसरे को बोलते हैं सरफेस वेव्स। ये कितनी तरह की तरंगें होती हैं, 2 तरह की, बॉडी और सरफेस। जब ये निकलती हैं हाइपोसेंटर से तो ये बॉडी ही होती हैं, लेकिन ये चट्टानों से मिलेंगी या चट्टान होंगी तो ये चट्टानों से मिलने पे इनका कैरेक्टर चेंज हो जाता है, उसको सरफेस वेव या फिर इनको लव वेव से बोल देते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सीजन चल रहा है तो इसलिए वैसे लव वेव्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिए किस तरह से हाइपोसेंटर ये है, और यहाँ पे सबसे पहले एपिसेंटर हो गया जहाँ पे सबसे पहले हमें क्या मिली, जो सबसे ऊपर ही होगा हाइपोसेंटर के, ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं अभी। अब पहले हम इनके वेव्स के बारे में पढ़ते हैं कि वेव्स कितने तरह की होती हैं और क्या कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक सेकंड को, चलो तो यहीं पे पढ़ लो। तो बॉडी वेव्स हमारी 2 तरह की होती हैं, एक को बोलते हैं पी वेव्स और दूसरे को बोलते हैं एस वेव्स। पी वेव्स और एस वेव्स, पी तरंगे और एस तरंगे। जो पी वेव्स होती हैं ये फास्टेस्ट टू रीच है, सबसे पहले चप्पल हाथ में लेके हम फर्स्ट है ना, फास्टेस्ट टू रीच ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सबसे ज्यादा स्पीड होगी इनकी, पूछ लेगा तो, ठीक है। ये सबसे आखिर पहुंचती हैं, लास्ट में सबसे। अब लास्ट में पहुंची हैं तो बोलेंगे स्वागत नहीं करोगे हमारा, यानी सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी यही होती हैं सरफेस वेव्स। पी वेव्स तीनों में ट्रैवल कर सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन जो स्पीड होती है वो कुछ इस तरह से होती है, सबसे ज्यादा सॉलिड में, देन लिक्विड में, देन गैस में। ये ऑर्डर तुमको कहीं देखे ला नहीं लग रहा है, यही ऑर्डर तो बताए थे जब साउंड वेव की ट्रैवलिंग बताए थे। तो ध्यान रखना पी वेव्स